Hello and welcome to Frankly Speaking. It's a pleasure to have you, Manish Tiwari. Since elections, this is the first time a congressman has agreed to speak with me. Manish Tiwari, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. All our memories of Purab or Paschim, Manoj Kumar came alive with that one tweet that you made, and it tagged a story which said Manish Tiwari and Shashi Tharoor benched for the debate on Operation Sindoor. Please tell us why did you remember this song of yesteryears, and what really happened behind the scenes? ऐसा है नविका जी, पहले तो आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। देखिए, बात ये है कि जब 7 और 10 मई के बीच जो सैनिक कार्रवाई हुई और उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया कि भारत का पक्ष रखने के लिए कुछ सांसद हैं और कुछ कूटनीतिज्ञ हैं, वो विभिन्न देशों में जाएंगे, और उसमें मुझको भी जाने का मौका मिला, हमारे भी कुछ साथियों को जाने का मौका मिला। तो कई लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया कि हम सरकार के टोडी बन गए, जबकि वास्तविकता इससे बहुत परे है। और वास्तविकता ये है कि सरकार एक राजनीतिक हाइपोथेसिस है, एक राजनीतिक परिकल्पना है। भारत एक भूगोलिक वास्तविकता है, ये एक सांस्कृतिक सच है। और भारत के ऊपर जब आक्रमण होता है या भारत को कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये सभी का उत्तरदायित्व बनता है, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि जिस रूप में, छोटे रूप में, बड़े रूप में, जो भी अपनी भागीदारी डाल सके वो भागीदारी ज़रूर डालनी चाहिए। तो उस ट्वीट का अर्थ ये था कि सरकार और भारत में फ़र्क है। और हम लोग जो उन प्रतिनिधि मंडलों में गए थे वो भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे, क्योंकि आज 45 साल हो गए पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। अगर आप और मैं आज बैठे ये बातचीत कर रहे हैं, उसका कारण भी ये है कि अगर एक ऐसी वारदात ना हुई होती 3 अप्रैल 1984 को, जिसमें मेरे पिताजी को शहीद कर दिया गया, तो मैं शायद यहाँ ना होता। मैं शायद किसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता और अभी तक रिटायर होके शायद घर भी चला गया होता। तो इसलिए मैंने पिछले 45 साल में पाकिस्तान का वो जो घिनौना सच है, उनका जो मंसूबा है, उसको अपनी आँखों के सामने देखा है। मुझे याद है 1980 से लेकर 1995 तक के वो दिन जब पंजाब में हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे। तो बहुत सारे दिन ऐसे थे कि जब आप सुबह घर से निकलते थे तो आपको ये मालूम नहीं था कि आप शाम को वापस लौट के आएंगे। और वो लड़ाई, वो मंसूबा जो पाकिस्तान ने 1980 में पंजाब में शुरू किया, 90 का दशक आते आते जम्मू कश्मीर, 2000 का दशक आते आते पूरे भारत में उसका फैलाव कर दिया। तो इसका जो सच था कि 45 साल में किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद के थ्रू के ज़रिए ये एक असिमेट्रिक वॉरफेयर हिंदुस्तान के ऊपर लॉन्च किया हुआ है, ये सच्चाई उजागर करना हर भारतीय का फ़र्ज़ था। आपने कहा कुछ लोगों ने ये सोचने की हिमाकत की कि सरकार के टोडी बन गए। ये कुछ लोग कहाँ हैं आपकी पार्टी में? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, क्योंकि बाकी तो ये समझ रहे थे दैट ऑल पार्टी डेलीगेशन, भारत का जो नेतृत्व है, अगर दूसरे देशों में रखे तो ये भारत को और भी स्ट्रॉन्ग दिखाता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। पार्लियामेंट्री सपोर्ट है इसमें
कहीं ईगो है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि आपको चुना गया, पार्टी से नहीं पूछा गया, तमाम इस तरह की बातें उस दौर में आने लगी? देखिए नमिका जी, ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं और मैं इसलिए इनको इर्रेलेवेंट मानता हूँ कि जिस तरह का हमला, और अगर आप उसकी तय में उसे थोड़ा सा पीछे जाएं, 15 अप्रैल 2025 को जनरल आसिफ मुनीर, जो आजकल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बन गए हैं, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बैठक में भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो टू नेशन थियरी थी उसका बहुत ही विस्तारपूर्वक हवाला दिया। जो बातें मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को कही थी जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सम्मेलन को संबोधित किया था, उन्हीं सारी बातों को उन्होंने दोहराया। उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि टू नेशन थियरी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब 1971 में बांग्लादेश की संरचना हो गई थी, क्योंकि एक मुल्क जो धर्म के आधार पर बना हो, अपने उस हिस्से को जो अलग ज़बान बोलता हो उसको एक ना रख सके, तो वो टू नेशन थियरी कहाँ रह गई। और ठीक एक हफ्ते बाद, उस भाषण के एक हफ्ते बाद पहलगाम में बैसरान में आतंकी हमला होता है, जहां धर्म के आधार पे लोगों को चिन्हित करके शहीद किया जाता है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो ये क्या एक कोइंसिडेंस था। और उसके बाद जो भारत ने कार्रवाई की 7 से 10 मई 2025 के बीच, वो कार्रवाई क्यों की गई, वो क्यों ज़रूरी थी, इसके पीछे जो इतिहास है भारत और पाकिस्तान का, जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद प्रेरित करता रहा है, बहुत लोग इस इतिहास को नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक परिप्रेक्ष्य में बातों को रखा जाए और ये सारी बातें उसमें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं कि किसने कहा, किसने नहीं कहा, किसके कहने पे गए, किसके कहने पे नहीं गए। जब भारत की बात आती है तो ये सारी चीज़ें एक तरफ रखनी ज़रूरी है। आपको पूरा पक्का विश्वास है कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, क्योंकि आपने कहा कि धर्म पूछकर, धर्म चिन्हित करके लोगों को पहलगाम में मारा गया। आपकी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि टेररिस्ट के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछें। आपकी पार्टी की नेत्री प्रियंका वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उन्हें भारतीय कहा, धर्म पर बिल्कुल कोई बात नहीं की। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मारे गए, जो शहीद किए गए, वो भारतीय थे, भारत के नागरिक थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर उन्हें हिंदू कहने में कोई परहेज? अगर आप इसकी तय में जाएं, अगर इसके आप पिछोकड़ में जाएं, जैसे पंजाबी में कहते हैं, ये आईएसआई का सबसे पुराना मंसूबा रहा है। ये आईएसआई की प्लेबुक का जो पहला अध्याय है ये वो है, और ये पंजाब में शुरू हुआ था 1980 में, जब धर्म के नाम पे लोगों को चिन्हित करके मारा गया था। क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान का जो मंसूबा था, वो मंसूबा ये था कि हिंदू और सिखों में दरार पैदा की जाए। वो तो ये जो बंधन है, जिन्हों असी पंजाबी च 9 मास का साथ कहने हैं, वो इतना सुदृढ़ है कि 15 साल की कोशिश के बाद भी पाकिस्तान उसको तोड़ नहीं पाया। वो तो हमारी जो अपनी क्षमता है और हमारी जो एक सिंक्रियाटिक ईथॉस है, ये उसका परिणाम है। तो इसलिए पाकिस्तान 1980 से, एक्चुअली 24 जनवरी 1972 से जब बांग्लादेश की संरचना हुई, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसको मुल्तान कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 2 फैसले किए, एक पाकिस्तान परमाणु बम बनाएगा और दूसरा भारत को असिमेट्रिक वॉरफेयर से वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और इसलिए उससे शुरुआत होती है इस सारे दौर की। और ये हमको बिल्कुल बेबाक होके कहना पड़ेगा और कहना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान का मंसूबा है, भारत में धार्मिक आधार पर दरार पैदा करने का,
इसको भारत की पंथ निरपेक्षता ने, भारत के सिंक्रियाटिज्म ने पिछले 45 साल से शिकस्त दी है और देता रहेगा। But why does the Congress party live in denial of this? Is it vote bank politics? Is it their appeasement, as it is called by the BJP, that does not allow them to recognize the fact that this was done on religious lines based on asking who was a Hindu and then killing them? वेल नविका जी, मैं इसका अंग्रेज़ी में भी जवाब दे सकता हूँ, हिंदी में भी जवाब दे सकता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा सहूलियत हो। देखिए, वास्तविकता ये है कि आतंकवाद कोई एनडीए भाजपा के कार्यकाल में तो शुरू नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि 1980 में शुरू हुआ, और बहुत सारी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हों, चाहे एनडीए भाजपा की रही हों, यूनाइटेड फ्रंट की रही हों, इससे उनको निपटना पड़ा है। तो जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी अगर कोई ढाल है, वो भारत की पंथ निरपेक्षता है, वो भारत का सिंक्रियाटिक ईथॉस है। जब हमारे डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस बाहर गए भी, जितने डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस गए, जिस मुल्क में गए, हर व्यक्ति ने ये बात कही कि भारत एक मल्टीकल्चरल मुल्क है, वहाँ पे हर धर्म के, हर समुदाय के, हर फ़िरके के, हर मज़हब के लोग रहते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे का सत्कार करके रहते हैं। तो वो जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता को हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं कि वो धर्म के नाम पर दरार पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुल्क धर्म के ऊपर बना था और उन्होंने ये तय कर लिया है, सुनिश्चित कर लिया है कि वो जो एक भारत की वो कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं, उसको शार्पन करने की वो कोशिश करते रहते हैं। तो उससे लड़ने का सबसे बड़ा तरीका आपकी जो पंथ निरपेक्षता है, आपकी जो सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको सुदृढ़ करना, उसको मजबूत करना, और इस मंसूबे को जहाँ पे आपको मौका मिले ग्लोबल स्टेज के ऊपर, अंदर बाहर देश के लोगों को इसके बारे में बताना। आपने बहुत लंबा जवाब दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ये रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्या है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हिंदुओं को पूछ के मारा गया, ये शब्द कांग्रेस के मुंह से निकलते क्यों नहीं है? आप क्या कहते हैं, जब मार्च में बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, नहीं, अहमदाबाद में जब अधिवेशन हुआ, उसका आप अगर प्रस्ताव पढ़िए तो जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे धर्म के आधार पे हिंदुओं को चिन्हित किया गया, उसका सीधा सीधा उसमें उल्लेख है। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है नविका जी। बांग्लादेश में आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहलगाम में रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत क्यों होती है? पहलगाम में भी सभी लोगों ने उस चीज़ की निंदा की, और सिर्फ यही नहीं है, पहलगाम की घटना के बाद चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे वो केरल में रहता हो, चाहे वो मणिपुर में रहता हो, चाहे वो गुजरात में रहता हो, एक होकर सभी भारतीयों ने उस घिनौनी वारदात की पुरजोर शब्दों में निंदा की। उसी जम्मू कश्मीर में बाज़ार बंद रहे, उसी जम्मू कश्मीर में मुजाहरे हुए, उसी जम्मू कश्मीर में लोग बाहर सड़क पे निकल के आए और उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में जो पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की है उसकी निंदा की। तो इसलिए अगर हम जो हमारी इंट्रिंसिक क्षमता है, हम अपनी इंट्रिंसिक क्षमता को छोड़ देंगे तो दुश्मन के मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल दुश्मन के मंसूबे कामयाब करने की बात नहीं है इसमें सिर्फ बात है कि क्या फैक्ट को फैक्ट कहना कांग्रेस के लिए एक पाबंदी है, कहीं पर एक रेड लाइन है, कहीं पर ये सवाल उठता है। और मैं इसी से कनेक्टेड एक और सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपके मन में कहीं कोई शक, कोई शुबा, कोई डाउट है कि ये पहलगाम का अटैक पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया था? मैं आपके सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब पहले देके फिर पहले सवाल पे आता हूँ। देखिए, मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है
कि किस तरह से पाकिस्तान पिछले 45 साल से आतंकवाद प्रेरित करता रहा है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा सदा ये मानना रहा है कि ये जो आतंकवाद भारत में फैलाया जाता है, इसकी जड़ पाकिस्तान है। क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनको हथियार कहाँ से मिल रहे हैं? भारत में तो वो हथियार आपको मिल नहीं सकते। जो RDX है वो कहाँ से आ रहा है? जो बॉम्ब्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? इसमें एक और बड़ी जो डिस्टर्बिंग डायमेंशन है, जो गंभीर डायमेंशन है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकियों के वहाँ से जाने के बाद एक बहुत बड़ा हथियारों का जजीरा वो छोड़ गए हैं। और इसलिए ये जितने आतंकवादी संगठन हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, बाकी ये रेजिस्टेंस फ्रंट हो, इनको वो जो हथियार हैं जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया था, अब उन हथियारों का भी एक्सेस इनको मिल रहा है। सो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान इस मंसूबे के पीछे नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। पाकिस्तान इज़ 100% complicit इन एक्सपोर्टिंग टेरर टू इंडिया। दूसरी बात जो आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद को खोए, एक नहीं 2। और पंजाब में 25,000 से ज़्यादा कांग्रेस के और प्रगतिशील संगठनों के कार्यकर्ता आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में, भारत के उत्तर पूर्व में। तो आतंकवाद का दर्द कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा और कौन जानता है? और इसलिए जब देश की बात आती है और जब देश के ऊपर कोई आघात होता है, तो दलगत सियासत से ऊपर उठकर और जो भी हमारी अंदरूनी एक दूसरे से लड़ाइयाँ हैं, उनको एक तरफ रखते हुए सबको भारत के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सबको पता है, लेकिन होते हैं क्या? सवाल इस बात का बिल्कुल है। होते हैं। देखिए 2 चीजों में फर्क है। आपको बोलने तक नहीं दिया, शशि थरूर को बोलने तक नहीं दिया। यू वर पार्ट ऑफ डेलीगेशंस दैट वेंट टू फॉरेन कंट्रीज। आपको ये दर्द ट्वीट करना पड़ता है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और आपको बात सुनाने का मौका तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप भारत की बात करते और पार्टी की लाइन की बात ना करते। देखिए नविका जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। देखिए गलत क्या है इस क्वेश्चन में? क्या ये सही वाक्यों का समरी नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भारत का जो सार्वजनिक संवाद है, उसमें मेरे पास क्वार्टर्स राइट्स हैं। तो अगर कोई मेरे को कहीं नहीं बोलने देता, फिर नविका जी जैसे दोस्त बुला लेते हैं, तो हम अपनी बात कह लेते हैं। तो बात कहने के तो 100 ज़रिए हैं, और वो सारे ज़रिए अगर इस्तेमाल करने हों तो वो किए जा सकते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं है। देखिए अब लोकसभा में कौन बोला कौन नहीं बोला, ये कोई माने नहीं रखता। नहीं लगता? रियली? दिल पे हाथ रख के दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये मायने नहीं रखता। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि हर पार्टी को ये तय करना है कि भाई वो किसको बुलवाना चाहते हैं। अगर उनको लगा कि हमसे बेहतर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बात रख सकता है, उन्होंने उनको बुलवा दिया। उसमें कोई मुझे किसी तरह की आपत्ति नहीं है, और ना ही मुझे किसी तरह से किसी झगड़ा है। अगर मैं किसी बात पे निराश हूँ, तो इस बात पे निराश हूँ कि बड़ी देर बाद, शायद एक दशक बाद, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर संसद में बहस हुई, और जो सवाल उस बहस के दौरान पूछे जाने चाहिए थे, जिस परिस्थिति में और जो भूगोलिक परिस्थिति आज है, जो सामरिक परिस्थिति है, वो सवाल नहीं पूछे गए। देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस में ही सेड शी सेड से कुछ नहीं निकलने वाला। बुनियादी बात यह है कि आज एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका
पाकिस्तान और चाइना एक्सिस है। वो एक तरफ खड़े दिखते हैं। और ये 1979 के बाद शायद पहली बार इस तरह की अलाइनमेंट आप देख रहे हैं। और सोवियत रूस नहीं है, सोवियत संघ नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को किस तरह से अपनी कूटनीति और सामरिक नीति बनानी चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी। आप दो चीज़ें हैं जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, एक है क्षमता, कैपेबिलिटी, और दूसरी है इंटेंट, मंशा। अब कैपेबिलिटी कहाँ से आती है? कैपेबिलिटी आती है कि आप खर्चा कितना करते हो अपनी सुरक्षा के ऊपर। भारत रफली अबाउट $78 बिलियन खर्च करता है। चीन उससे 5 गुना ज़्यादा खर्च करता है, $244 बिलियन। अमेरिका उससे 4 गुना और ज़्यादा खर्च करती है, $850 बिलियन, वैसे $1 ट्रिलियन के आसपास है। तो और चीन जो इंडो पैसिफिक रीजन में उससे नीचे 23 मिलिट्रीज हैं, जितना वो जॉइंटली खर्च करती है उतना चीन अलग खर्च करता है। तो इस परिस्थिति में जब एक टू फ्रंट सिचुएशन है, अब वो टू फ्रंट सिचुएशन साशगाम में पैदा हुई 1964 में जैसे जयशंकर जी ने कहा, या गलवान में पैदा हुई 2020 में, इस बहस में हमको नहीं जाना है। आज वास्तविकता ये है कि एक टू फ्रंट सिचुएशन है। तो इस टू फ्रंट सिचुएशन में 1.6% या 1.9% अपने जीडीपी का अगर आप सुरक्षा पे खर्च करेंगे तो आप इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? ये जो एक बहुत ही बुनियादी बात है, ये इस राष्ट्रीय सुरक्षा के डिबेट से निकल के नहीं आई। मुरली मनोहर जोशी ने, जब वो एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, और उसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 2017 में हमने 1.6% अपनी जीडीपी का डिफेंस पे खर्च किया। वो उतना ही था जितना 1962 में था। आज वो आंकड़ा बढ़ के 1.9% हो गया, 1.9%। But the challenges have grown multifold. So, But you were not given permission to raise these substantive issues. So therefore, this is what I am saying कि अगर मेरी कोई निराशा है तो मेरी निराशा ये है कि जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, अब आपने जो भारत ने सैनिक कार्रवाई की 7 और 10 मई 2025 के बीच, क्या वो करनी ज़रूरी थी? मेरा मानना है कि वो करनी बहुत ज़रूरी थी, मेरा ये मानना है। पर मेरा साथ साथ ये मानना है कि, और अगर मैं इसको अंग्रेज़ी में कह दूँ कि इज़ अ कन्वेंशनल रिस्पॉन्स an appropriate response to an asymmetric warfare? Are we sure that we have established the necessary deterrence in order to proscribe the next terror attack? Is there space for a conventional war under a nuclear overhang? If there is space, how much is the space? In the absence of institutional off-ramps, if you are on an escalatory ladder between two nuclear weapon states, how would you deal with the situation? These are the serious questions which should have formed a part of an informed national security debate. And that is my disappointment, that after a long time we had a debate and these substantive issues got lost in the usual he said, she said that we do in Parliament. Rahul Gandhi spoke on this entire debate. Priyanka Gandhi spoke on this. Gaurav Gogoi spoke on these issues. None of them raised this. So are you disappointed with the leadership in your party for having literally wasted an opportunity to get the government on the mat as it deserved to be, or maybe answer questions and have across party lines a reasonable debate and discussion on what are the steps forward? Are we doing enough of that in our country, or are we only stuck with ट्रंप ने 28 बार बोला, 30 बार बोला, 32 बार बोला तो हमने सेल आउट कर दिया, हम घुटनों पे आ गए, हम ट्रंप के सामने लेट गए?
Is that rhetoric getting us anywhere? Well, actually, the reality is that nobody raised it in Parliament, including the government. अगर मैं ट्रेजरी बेंचेस, अगर मैं विपक्ष की तरफ से अगर मैं बोलता तो ज़रूर ये सारे सवाल उठाता, क्योंकि मेरा मानना है कि ये गंभीर सवाल हैं जो भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं सत्ता पक्ष में होता, मैं ज़रूर इन सवालों को उठाता और इन सवालों के अपने आप जवाब देता, क्योंकि यही बुनियादी सवाल हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई सरकार और या विपक्ष की बपौती नहीं है। इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी concerns and involves all the 144 crore people who call India their home. So therefore, as an Indian, it is my responsibility to ask the hard questions and get the appropriate answers. And or The इसलिए opportunity was there. 1 week was wasted because you raised the issue of SIR, and even when the government had agreed on a debate on Operation Sindoor, the first week since July 21st to the end of that week was wasted on other issues. देखिए नविका जी, दो चीज़ों को हम कंफ्यूज ना करें। जहाँ पे भारत की सामरिक सुरक्षा का सवाल है, उसके ऊपर बहस में क्या चीज़ें आनी चाहिए थी और जो नहीं आ पाई, और इसमें जो सभी लोग जिन्होंने भाग लिया, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से, ये सवाल उठने चाहिए थे। जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR एक बिल्कुल ही दूसरा मामला है, और अगर आप SIR के ऊपर बात करना चाहती हैं तो मैं उसके ऊपर बात करने के लिए We'll talk on that, but I want to ask you, do you raise these issues within your party, because your party says it's a very democratic party, freedom of speech, constitution in the jab, those are the fundamental features of the Congress party. But is it democratic enough for people like you to raise your concerns within the party forum? नविका जी, मैंने इसके ऊपर 5 किताबें लिखी हैं, और और छठी मेरे पब्लिशर्स के पास है। किताब तो जब आएगी तब आएगी मनीष तिवारी जी। देश की जनता से सच बोलने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। नहीं, मैं देखिए, मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूँ कि जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मेरी चिंताएं हैं, मुझे जो भी मौका मिलता है पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, मैं उसको बड़े बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखता हूँ। आपको याद होगा, सरकार हमारी थी यूपीए की, इंटेलिजेंस बिल जब मैंने मूव किया था 2011 में, तो उस समय तो यूपीए की सरकार थी। उस समय तो जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो तो विपक्ष में थे। तो इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे तीसरी बारी है, ये तीसरी बारी है, 2021 में भी और फिर 2024। Parliamentary oversight on intelligence agencies. That's only one small part of it. There's a lots in it. तो जो आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी में इतना लचीलापन है, या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, या इतनी स्पेस है कि आप अपनी बात इन मुद्दों के ऊपर रख सकते हैं, तो उसका सीधा जवाब है कि हाँ है। और इसलिए सुनता कौन है? अब देखिए, ऐसा है कि अच्छा, आप कह देते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। देखो, ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि भाई हम लोगों को सुना नहीं जाता, क्योंकि आप बहुत मेजर कर रहे हैं, बहुत वे कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप निडर होके बोलें। ऐसा है नविका जी, आपको डर और निडर इन दोनों चीज़ों के बीच नहीं फंसना चाहिए। मैं क्यों मेजर्ड बोल रहा हूँ, मैं आपको बता भी दूँ। क्योंकि जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद की बात करते हैं, तो इसमें मेजर्ड और कैलिब्रेटेड होना ही एक सही परिप्रेक्ष्य है। क्योंकि मैं आपको बुरा लग जाएगा अगर मैं कह दूंगा, पर अगर इस 7 से 10 मई की सैनिक कार्रवाई की जो सबसे बड़ी कोलैटरल कैजुअलिटी हुई है, वो भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी है। देखिए, जब एक जंग चल रही है एंड वी वर एट वॉर विद पाकिस्तान, तो जो वॉर रिपोर्ट आज होनी चाहिए
वो एक जिम्मेवारी के तकाजे से होनी चाहिए। अब हमने कराची पे कब्ज़ा कर लिया, हमने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया, इस्लामाबाद में कोई बंकर में घुस गया, कोई बंकर से बाहर निकल आया, इससे जो हम लोगों की गंभीरता और संवेदनशीलता है, जिस कारण हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसको एक बहुत बड़ी सेंध लगती है। और मैं आपको बहुत गंभीरता से, और क्योंकि भारत का पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूँ, मीडिया को भी इस बात पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जब हम लोग बाहर गए और हमने अलग अलग देशों में लोगों से बात की, जो इंडियन मीडिया की रिपोर्टाज थी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। I can only tell you one thing. I don't think any of us who've spent decades in I'm not media- talking about you personally, or No, I'm not, also not talking about me personally. I'm not talking about my channels personally, but it's clearly not an event where we came out smelling of roses, and we're not really proud of that first night when all of this was happening. Not a red letter day for the media. I completely take that. But having accepted that, you know, some people were a little circumspect, the others went all, and we live in a society where जितना sensationalism हो उतना ही पसंद आता है, आप YouTube देख लीजिए, but that is a debate for another time. I completely आपकी बात take that. सही है कि, but not when we are at war. Absolutely, but whoever, see, there is always for everybody a performance pressure, and if somebody is saying something which is sansani and there's no person who's going to come out and confirm your khabar or not confirm your khabar, mistakes were made. I'm not running away from the responsibility as the entire media tableau out there in saying that some things were done which shouldn't have been done. Circumspection should have prevailed. But media can't be the only whipping boy. I'm not whipping anybody. I'm just making a Because the Congress party, of course, loves to whip the media. No. Godi media ho gaya, banned media ho gaya. I'm just making a matter of fact point. Okay, so Take therefore, I was also making a matter of fact point that when I ask you the question, Pakistan involved था कि नहीं था, आप मानते हैं कि पाकिस्तान था, तो क्या फॉर्मर होम मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम को ये बात नहीं पता है? वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाउ आर वी श्योर इट इज पाकिस्तान, हाउ आर वी नॉट श्योर दैट इट वाज समबडी हु इज एन ओवरग्राउंड वर्कर विद इन इंडिया. मणिशंकर अय्यर comes out and speaks in the same vein. Are these congressmen not experienced enough? Are they here just to set the cat amongst the pigeons? Are they far removed from reality? And how can you coexist with such thoughts in the democratic Congress room? Well, I am not going to comment on colleagues. No, I'll come to it. I'm not going to comment on colleagues, you know, with whom I have served in government at different points क्यों in डर time. लगता है गलत को गलत कहने में? No, because they can answer for themselves. You know, you can invite them to your show. आती नहीं है ना, मैं banned commodity हूँ. So anyway, so when you get unbanned in their context, you can invite them to your show and you can ask the same questions. Insofar as I am concerned, you know, I have been very clear, and this has nothing to do with being in the opposition or being in the government. मैं सदा से ये मानता रहा हूँ कि अगर भारत को पाकिस्तान से कोई भी चीज़ चाहिए तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि ये पाकिस्तान प्रोत्साहित आतंकवाद बंद होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान बंद करने के लिए तैयार नहीं है तो जो कार्रवाई 7 मई 2025 और 10 मई 2025 के बीच हुई थी उसको शायद फिर आपको रिपीट भी करना पड़े, क्योंकि यू विल हैव टू मो द लॉन पीरियोडिकली. आतंकवाद or the export of terror or asymmetric warfare is a part of the strategic doctrine of Pakistan, and India's policy makers and political elite need to understand this very clearly without any compunctions. What is your view on Trump's statement? Which statement of Trump? The 32 जो उन्होंने सीज फायर दबा के करा दिया, ट्रेड में टॉक्स में ले आए, ट्रम्प के स्टेटमेंट पे आपका विचार क्या है? देखिए, मैं आपको
नहीं, आप मुझे सीधा जवाब No, दीजिए। सीधा जवाब देता हूँ कि इट्स कंप्लीटली ऑफ द चार्ट्स इफ़ यू वांट अ स्ट्रेट आंसर। और उसका कारण ये है, देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और जिसमें दो परमाणु हथियारों से लैस देश उसमें शामिल हैं, तो दुनिया में चिंता तो बढ़ती है। और ये जो बैक चैनलिंग है, ये बैक चैनलिंग आज तो शुरू नहीं हुई। ये बैक चैनलिंग 1987 ऑपरेशन ब्रास टैग से जब भी भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है, ये बैक चैनलिंग होती रही है। ट्रंप के साथ जो तकलीफ है वो ये मानता है कि बैक चैनलिंग फ्रंट चैनलिंग है, और ये उसने कोई पहली बार ही नहीं किया। अगर आपको याद होगा कि जब पुलवामा के बाद बालाकोट के ऊपर हम लोगों ने हमला किया था, तो हनोई में थे, किम जॉन उन से मिल रहे थे, वो समिट सिरे नहीं चढ़ पाया, तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया that soon there will be good news from India and Pakistan. They are, going to be pulling away or something to that effect. So, that is the kind of commodity you are dealing with. So, do you believe there was third-party intervention by America which what resulted in the ceasefire? मेरा ये मानना है कि आपके ना इंटरवेंशन थी, ना मीडिएशन थी, बैक चैनलिंग थी। और बैक राहुल चैनलिंग, गांधी को ये कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे आप डेलीगेशन के पार्ट थे। देखिए, ये तो एक वास्तविकता है जो समझ नहीं आ रही राहुल गांधी जी को। ये एक वास्तविकता है कि मीडिएशन, आप इतनी सारी कानून की किताबों के साथ बैठी हैं, मीडिएशन एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। भारत और पाकिस्तान में मीडिएशन हुई थी जब हम जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को, या जम्मू कश्मीर शिमला एग्रीमेंट ना, जम्मू कश्मीर का जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो 1949 में जब इसको संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लेके गए थे, तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन का प्रोसेस चला था। मीडिएशन हुई 1965 में, जब पूर्व सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में हस्तक्षेप किया था। 1971 में कोई मीडिएशन नहीं हुई। 1971 में अनकंडीशनल सरेंडर था पाकिस्तान का, और उसके बाद 1972 का जो शिमला करार हुआ, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि 1949 से लेकर 1972 तक जो हुआ है वो इतिहास है, अब जो भी होगा बायलैटरली होगा। तो इसलिए ये इन तीन चीज़ों में फ़र्क है, मीडिएशन, इंटरवेंशन और बैक चैनलिंग। और जो बैक चैनलिंग है वो एक वास्तविकता है। जब भी क्राइसिस होता है, हमने फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात करते, इजराइल के राष्ट्रपति से बात करते, प्रधानमंत्री नहीं मॉस्को गए थे, उसके बाद कीव गए थे। तो ये जो आपके बैक चैनलिंग है, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत it's an intrinsic part of it. But in this case there was no ceasefire brokered by President Trump. देखिए, उसकी वास्तविकता बिल्कुल साफ है कि उनके डीजीएमओ ने वहाँ से दूरभाष पे संपर्क किया कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। भारत के जो राजनीतिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो, या जो सामरिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर दिए थे फौज को, वो पूरे हो गए। तो इसके बाद But the Congress party doesn't understand that, and they will that's your interpretation that the Congress and they will not understand it from you. So let me ask you then the next question. The next question is that your party says, भाई इतना तो तुमने मार दिया था तो पीओके ले आते, जिस पे बीजेपी कहती है कि पीओके 71 में ले आते। तुम्हारे पास तो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी थे, तुम्हारे पास 15,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया भी था, तब क्यों नहीं किया? हाउ डू यू स्टैंड ऑन दिस डिबेट? देखिए, मैं वही आपको कह रहा था, जिस बात से मैंने शुरू किया था, कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा पे बहस होनी चाहिए, संजीदा, संवेदनशील और गंभीर होनी चाहिए। कुछ वास्तविकताएं हैं, और उन कुछ वास्तविकताओं को आपको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इस तरह के बयान दोनों तरफ से,
आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में एक बयान आया था कि हम स्काई चीन भी ले लेंगे। तो इस तरह के जो बयान हैं, इन बयानों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों तरफ, सारी तरफ बचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की सामरिक नीति की बात करते हैं, तो ये जो ओवर द टॉप हाइपरबोल है सारी तरफ से, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक चेस्ट थम्पिंग, एक ज़मीन के ऊपर रियलिटी है, और ज़मीन के ऊपर रियलिटी ये है कि 1939, इफ आई गेट 1949, जब कराची अग्रीमेंट हुआ, जिससे सीज फायर लाइन वेस्टर्न सेक्टर में इस्टेब्लिश हुई, 49 से लेकर 2025 तक, और वो 72 में सुचेतगढ़ अग्रीमेंट से रिवैलिडेट किया गया। आपके पूर्व की सीमा के ऊपर आपकी जितनी बड़ी सक्सेस हुई हो, पर जो वेस्टर्न थिएटर है, वेस्टर्न थिएटर में जो लाइन है, सीज फायर लाइन जिसको आप LOC कहते हैं, वो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई होगी 49 से लेके 2025 तक। वो ना भारत के फेवर में, ना पाकिस्तान के फेवर में कोई लंबा चौड़ा इधर उधर गया है। ये एक सामरिक वास्तविकता है। इस चीज़ को आपको आपने कभी कांग्रेस पार्टी की इंटरनल मीटिंग में ये समझाया? देखिए, लुट गया, भारत की जमीन चली गई। देखिए, ऐसा है कि मेरी ये कोशिश रहती है कि जिससे भी बात हो, इन चीज़ों को एक परिप्रेक्ष्य में उनके सामने रखा जाए, जिससे कि जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ उनके समक्ष रख सकूं। अब कौन कितना उससे सीख लेना चाहता है या कौन कितना उसको अपने संज्ञान में लेना चाहता है, वो तो मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। पर हाँ, अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करता हूं। Do you and Shashi Tharoor exchange notes these days? Why do you think that we are estranged from each other? Is that No, the feeling you get? estranged from the party or the line of the party, so to speak. देखिए, ऐसा है, शशि अब से नहीं, जब से सांसद बने हैं 2009 में, तब से मित्र हैं, और हमारी बातचीत होती रहती है, और उनका भी एक अपना बहुत लंबा तजुर्बा है, और उस तजुर्बे से बाकी पार्टी से आप दोनों की बातचीत कितनी होती है, इस पर भी थोड़ा if you can enlighten us. देखिए, मैं शशि के बारे में तो नहीं कह सकता, क्योंकि ही इज़ इन द बेस्ट पोजीशन टू आंसर फॉर हिमसेल्फ। पर हाँ, जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, मैं वो ज़रूर अपनी पूरी क्षमता से बताने की कोशिश करता हूँ। ऑडियंस में कौन होता है? अब ऐसा है कि ऑडियंस में ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है कि इसके लिए ऑडियंस चाहिए, पर जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे अपनी बात, जो मेरी समझ है, मैं ज़रूर रखने की कोशिश करता हूँ। ये पूरे पाकिस्तान एंड इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। इन 2010 the UPA was in power and they started a saffron terror theory. That theory has come to naught with the recent verdict from the courts. I want to ask you, has this saffron terror, Hindu terror story somewhere given Pakistan a leeway, because the Malegaon blast, the Mecca Masjid blast, Samjhauta Express blast, all of these came under the purview of this, and there were the greats of the Congress party at that time, P. Chidambaram, Home Minister Sushil Kumar Shinde, Digvijay Singh, guru of Rahul Gandhi, who all subscribed to the theory of Hindu terror, RSS terror, saffron terror. देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं दो चीज़ों का उल्लेख करना चाहता हूँ कि दो बहुत महत्वपूर्ण अदालतों के फैसले आए हैं पिछले 15 दिन में। पहला, जो लोग मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में कथित तौर पर आरोपी थे, उन सभी को बरी कर दिया गया। दूसरा, जो मालेगांव के बम धमाकों में कथित तौर पर आरोपी थे, उनको भी बरी कर दिया गया है। इससे मैं क्या सीख लेता हूँ? पहली बात तो ये है, मैं ये सीख लेता हूँ कि जब आप टार्डी प्रोसिक्यूशन करते हैं, जब आपकी जो प्रोसिक्यूशन है वो तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है, तो फिर
अदालतों के सामने जब आप जाते हैं तो आपके मुकदमे गिर जाते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी सिवियर इंडाइटमेंट of our prosecution processes. A large part of that process happened under the UPA government. That's besides the point. But In both cases. The fact is. So were there political endgames I- dictated, which is why the prosecution happened to be No, tardy? I don't think so. I don't think so. देखिए, एक जिम्मेदार वकील होने के नाते जिसने पिछले 40 साल में हमारी अदालतों में और प्रोसिक्यूशन सिस्टम में क्या होता रहा है उसको बहुत नज़दीकी से देखा है. ये हिंदुस्तान के प्रोसिक्यूशन को, हिंदुस्तान की पुलिस को, जो आपके प्रोसिक्यूटरल सिस्टम है, दे विल हैव टू अप देयर गेम. देखिए, इस तरह से अगर आप प्रोसिक्यूशन करेंगे तो कोई भी अगर फेयर जज होगा और उसको अगर लगेगा कि ये जो तथ्य रखे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, बिकॉज फौजदारी के कानून में यू हैव टू प्रूव योर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. भारत के जूरिस्प्रूडेंस का असूल है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. यू कांट स्टैंड दैट ऑन इट्स हेड. अनफॉर्चुनेटली भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट. 18 years in one case, 17 years in the jail. other. Yeah, I mean the process. अगर आपके ऊपर फौजदारी का मुकदमा बन गया या दीवानी का मुकदमा बन गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसको लड़ती रहेंगी, आपकी पूरी जिंदगी उसमें खत्म हो जाएगी. पर आपने जवाब नहीं दिया. अच्छा, ये दूसरा saffron terror है कि दूसरा नहीं? मैं था कि नहीं? दूसरा देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि भगवा आतंकवाद था. मेरा जवाब सुन लीजिए. जनार्दन द्विवेदी हमारे चेयरमैन थे मीडिया डिपार्टमेंट के 2009 से लेकर 2013 तक. आप अगर अतीत में जाएं तो जनार्दन द्विवेदी जी के एक नहीं कई बयान हैं कि हम भगवा आतंकवाद या इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना रहा है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मज़हब है, ना कोई जाति है. आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकवाद को नस्ते नाबूद करना, इसको जड़ से उखाड़ना, ये हम सबका जिम्मेवारी है. मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर आप जनार्दन द्विवेदी की बात को ज्यादा महत्व देंगे और पी चिदम्बरम सितंबर 2010 में जो विज्ञान भवन में एज होम मिनिस्टर कह रहे थे, where he referred to the term saffron terror and his audience was all the police forces in the country from different, I think every police body, CRPF, the DGs of every state, the DGPs of every state, everybody was in the audience, and he made the statement of saffron terror. In 2013, the then Home Minister Sushil Kumar Shinde made the statement of Hindu terror, saffron terror, and that was also in a Congress adhivation that was done. I want to ask you, are you saying that the country should believe Janardhan Dwivedi or the two Home Ministers who were making these statements? Well, the country should believe Mr. Janardhan Dwivedi because Mr. Janardhan Dwivedi was the chairperson of the AICC Media Department, and he was the. Is this the one only? second. Is this the only instrument to save your party that you can find? No. Let me complete. And he was the authoritative voice of the Congress Not party. the Home Ministers? Well, he was the authoritative voice of the Congress party, and not once, repeatedly and explicitly, he had stated that we do not subscribe to linking any color to terror. We do not subscribe to the term saffron terror. Why should and it we not do not be? believe. And let me complete. And we do not believe that terrorism has any religion. So why should it not be seen as a charge at the Congress party that you were playing good cop, bad cop in whichever way? Because Sushil Kumar Shinde's statement was in a Congress adhivation. I think Jaipur, if I'm not sure, wrong. That is where it was made. Nobody from the Congress party got up and contradicted him at that point in time. Nobody from the Congress party came out and gave a statement that the Home Minister of the country in 2010 was wrong by calling it saffron terror. The entire politics of the Congress party in that period was based on saffron terror. What are you saying, Manish Tiwari? Well, either you're very innocent
or you're trying to get your brownie points from the party? Well, in the sense, it is neither. Sorry to disappoint you. The fact is that during that period from 2008 to 2013 or 2012, I was one of the principal spokespersons of the Congress party. So what happened during that period, you know, I squarely have a fairly good memory of it. And I remember very correctly that this was the stance of the Congress party as articulated by our media department and our spokespersons, including me, that terrorism has no religion and we do not link terrorism to any color. We do not subscribe to the theory of saffron terror. We were very explicit about this. You can go and Google and check. If you find any contradiction in what I am saying, you can come back and we can have The this conversation. contradiction is from the home ministers, then home ministers of the country. Well, as I said, you can invite them to your show and ask them as to in what context they made that statement. I am only, Manish I am Tiwari, only. that's being so cute about the facts no, of I'm that. not, no, I'm not being cute. Navika, देखिए, जो तथ्य हैं, मैं उन तथ्यों को आपके समक्ष रख रहा हूँ और ये तथ्य ऐसे नहीं है कि कहीं से छिपे हैं, ये पूरी तरह से सार्वजनिक है। देखिए, जहाँ पे हमको लगता है कि हमको कोई आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, आत्म समीक्षा करने की ज़रूरत है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं? आपकी पार्टी तैयार है? आई एम विलिंग टू कॉल अ स्पेड, पर जो चीज़ तथ्यों से परे है उससे मैं आपसे इत्तेफाक कर लूं वो सही नहीं है। So then this Hindu terror case going down the tube now, where does that leave the Congress party? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको कहा कि दो बहुत ही सेमिनल अदालतों के फैसले आए हैं और इन दोनों फैसलों में एक चीज जो साफ उभर के आती है कि जो भारत का प्रोसिक्यूटरल सिस्टम है उसको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल, जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का केस है उसमें जो मकोका का कोर्ट था उसने तो सारों को दोषी करार दिया था। जब वो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया। फिर महाराष्ट्र सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट ले गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि टू दैट एक्सटेंट वेयर दिस कैन बिकम अ लीगल प्रीसिडेंट फॉर द रिमेनिंग केसेस विच आर बीइंग ट्राइड अंडर मकोका, दिस जजमेंट इज स्टेड टू दैट एक्सटेंट। अब जो मालेगांव ब्लास्ट में जिन लोगों को बरी किया गया है उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार की क्या राय बनती है वो देखना पड़ेगा। So when in doubt, blame the media, blame the police force, never blame the politicians. Well, that's the insurance policy for all politicians, all governments of their time, this side or that side. But let me ask no, Navika. I mean, that's being extremely unfair. And the reason why I'm saying that is being unfair is because what I have pointed out to you, I have not pointed fingers or I'm not saying that one judgment is a command performance, the other judgment is a command performance. I have not cast aspersions on any judicial process. All I am saying is that the takeaway from me, for me as a lawyer, is that we have to do something seriously to up our prosecutorial game. That's the takeaway is also that both these incidents were initially investigated by the police forces under the UPA Sarkar, and that cannot be a coincidence that the facts, the evidence didn't quite stack up. Well, is it your charge that the UPA government was interfering into the investigation of these cases? Is that your charge? It is the understanding and the charge at your party from everybody else. Well, then those in the people, political space. Those people are, I think, fairly ignorant of the law. If you read the Criminal Procedure Code completely indemnifies and provides autonomy to the investigating officer to investigate a matter as he wishes. Here the account of Mehboob Muzaffar, who says that he was asked to blame Mohan Bhagwat, he was asked to blame the other people on this, and he was thrown out. That happens through a political process. It does not happen through the law as it exists in these books sitting here. मुझे एक बात बताइए कि अगर आप जो बात कह रही हैं वो सही है
तो ये फैसले में क्यों नहीं लिखी गई? आप ये कह रही हैं कि इन इन्वेस्टिगेशंस में राजनीतिक इंटरफेरेंस थी, और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। और मैं आगे आपको ये बात कहता हूँ कि अगर जो आप कह रही हैं या जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सही है, या इवन इफ इट हैड एन आयोटा ऑफ ट्रूथ टू इट, व्हाई डिडंट इट फाइंड रिफ्लेक्शन इन द जजमेंट? ओके, फेयर पॉइंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आगे क्या होता है। बट एक एटम बॉम्ब भी मिला है, आपको पता है? एक एटम बॉम्ब मिला है कर्नाटका में, जिससे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन चोरी करता है और बीजेपी चोरी करता है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। कर्नाटका का केस इज 1 year old since the last election. If there is evidence, why has the Congress party not put it on the table so far? The 10 questions that have been raised by the Congress party, I think in the elections, 8 of them have been settled. And they have been signed by the Congress representatives who are I don't know, BLAs or the polling agents, etc., etc. This constant war with the constitutional authority like the election commission, kabhi EVM, kabhi electoral roll, Tejasvi Yadav saying मेरा नाम नहीं है जबकि नाम है, Rahul Gandhi saying that हम आपको पाताल लोक से ढूंढ के लाएंगे, threatening the election commission. Do you think this augurs well for democracy? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग की वो विश्वसनीयता नहीं रही। और मैं इसलिए बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने भी लोकसभा के 4 चुनाव लड़े हैं, और चुनाव आयोग को किस तरह से वो कार्य करती है उन 4 चुनाव में और पिछले 40 साल में बहुत नज़दीकी से देखा है। खासकर जो ये SIR वाला मामला है, देखिए जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि वर्ष 2022 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, उसको NDA भाजपा सरकार ने संशोधित किया था। उसमें 2 नए सबसेक्शन जोड़े गए थे, 23(4) और 23(5), और उन सबसेक्शंस में ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो आधार है, आधार आपकी वोट को प्रमाणित करने का एक पुख्ता जरिया है। साफ तौर पर 23(4) और 23(5) में लिखा गया था। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग जो देश की संसद ने कानून बनाया है उससे भी ऊपर है? कि आप कह रहे हैं कि आप आधार को प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये कोई संशोधन हमने नहीं किया था, ये संशोधन NDA भाजपा सरकार ने किया था। और विडंबना ये है कि जब ये कानून आया था तो मैंने ही इसकी इंट्रोडक्शन को अपोज किया था, कहते हुए कि आधार को आपको इससे लिंक नहीं करना चाहिए, पर सरकार ने जाके आधार को आपके इलेक्टोरल रोल से लिंक कर दिया। अब आप कह रहे हो कि आप आधार को प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये किस तरह का चुनाव आयोग है? But there is a problem because in some areas, let's start with Bihar, like Simanchal areas, there are more Aadhaar cards than the population of that place. So there is a problem, there is a mismatch, and this whole exercise is to find that out. No, I'll ask you a very simple question. Navika ji, are you and I, आप और मैं, क्या इस देश के कानून के भी ऊपर है? क्या चुनाव आयोग, पॉलिटिशियंस का पता नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, क्या चुनाव आयोग इस देश के कानून के ऊपर है? देखिए, चुनाव आयोग को भी कानून के दायरे में काम करना चाहिए। अगर आपका अब ये मानना है कि आधार वोट को प्रमाणित करने का जरिया नहीं होना चाहिए, तो आप ये कहिए कि जो हम कानून लेके आए थे 2022 में, जिससे 23(4) और 23(5) जोड़ा गया है, हमने गलती की है, हम उसको रिपील करना चाहते हैं। यू कैनॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। इसी कल तक आप कह रहे थे कि आधार से बढ़िया कोई चीज नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि जितने देश में नागरिक हैं उससे ज्यादा आधार कार्ड हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को आके बताइए कि आपने 2022 में गलती की थी।
आपको ये संशोधन नहीं करना चाहिए था। तो ये ऑपोजिशन पर भी लागू होना चाहिए कि अगर आपके पास एविडेंस है कि चोरी हुई है तो आप 1.25 साल हो गया है चुनाव को, अभी तक एटम बॉम्ब जेब में लेके घूम रहे हैं, देखिए देश के सामने ऐसा नहीं है, रख रहे। ऐसा है कि ये सवाल अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बरकरार रहती, ये टीएन सेशन और उनके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उनका युग रहता, तो ये सवाल ना उठते। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बुनियादी बात ये है नविका जी, लोकतंत्र भरोसे पे चलता है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पब्लिक ट्रस्ट। जब आप और मैं वोट डालने जाते हैं तो हमको ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जो बटन हम दबा रहे हैं वोट सही जगह जा रही है। कहीं पर वो भरोसा लोगों का टूट गया। Are you saying that in the past, when people like Manohar Singh Gill, who was CEC, then became part of the Congress party, and there's a long list starting from the 50s. I'm telling you the recent examples. Naveen Chawla, you know, there is chapter and verse written on it, and it was a launch story when Times Now was launched 20 years ago on how his MP lad funds. How members of parliament had given their MP lad funds for his NGOs. There has been in every government probably a case where that can be made out that election commissioners have benefited from political patronage. So, is this something new that is happening, or is the attack on the trust of the people something new? देखिए, आपकी बात सही है, पर जब जिन लोगों का आपने जिक्र किया है वो चुनाव आयोग के मुखिया थे, तो ये सवाल उस समय नहीं उठते थे। ये सवाल क्यों उठने शुरू हुए? अब जैसे आपने चुनाव इलेक्शन कमिश्नर्स का जब चयन किया, उस इलेक्शन कमिश्नर्स के चयन में अगर आप प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको अगर आप रख देते तो इससे चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता नवीन है। चावला, मनोहर सिंह गिल के समय में इस तरह का कोई कमेटी नहीं थी जिसमें चीफ जस्टिस थे, पर उन पे विश्वास था। नहीं, पर उनके समय ये सवाल भी नहीं उठे थे। उनके समय ये सवाल भी नहीं उठे थे। Why? Because people trusted. No, so इसलिए कहीं ना कहीं पे वो जो भरोसा है वो चुनाव आयोग के ऊपर टूटा है। You see? कभी आप ईवीएम को ब्लेम करते हैं, कभी आप एसआईआर को ब्लेम करते हैं। जहां आप जीत जाते हैं वहां सरकारें बना लेते हैं, जहां आप नहीं जीतते वहां सवाल हो जाते हैं। और महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए। देखिए, अब मैंने एसआईआर के बारे में तो आपको साफ तौर पे कह दिया कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग भारत के कानून के ऊपर है। भाई, जो कानून ये सुनिश्चित करता है कि आधार एक प्रमाण होगा, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, अख्तियार है वोट डालने का, उसको प्रमाणित करने का, उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? Okay, I hope the election commission answers that question. In the end, I just want a rapid fire round. I'll ask you quick questions, you have to give me quick answers. Operation Sindoor, success or surrender? देखिए, मेरा ये मानना है, One word. नहीं, मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ज़रूरी था और ये जो कार्रवाई हमने की है डिटेरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, मेरी ये उम्मीद है कि इससे डिटेरेंस इस्टेब्लिश होगी और ऐसे आतंकी हमले भारत पर नहीं होंगे। Success or surrender? देखिए, ये बाइनरीज में मैं नहीं जाना चाहता। सरेंडर तो नहीं है। देखिए भाई, इन बाइनरी ऑब्वियसली सरेंडर नहीं है, तो मैं ये बाइनरीज में जाना नहीं चाहता। इतना लंबा मैंने आपको वक्तव्य दिया है क्योंकि नुआंस्ड होने की जरूरत है। इसलिए रैपिड फायर होता है जहां जनता को आराम से समझ आ जाए। शुड यूपी हैव रिस्पोंडेड मिलिटरीली आफ्टर 26/11? फिर आप कहोगे कि लंबा जवाब दे रहे हैं, मैं बड़ा छोटा जवाब देता हूँ। 28 नवंबर 2008 को जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 26/11 के हमले के दौरान हुई थी, वो मैंने की थी एआईसीसी के मंच पे, जहाँ पर मैंने ये बात कही थी कांग्रेस पार्टी की ओर से
कि काइनेटिक रिस्पांस होना चाहिए। आपने और मैंने इसके ऊपर एक शो भी किया था। मैंने अपनी किताब में 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इम्पैक्टेड इंडिया, साफ तौर पे ये कहा था कि 26/11 के रिस्पांस में काइनेटिक एक्शन हमको लेना चाहिए था। अब क्यों नहीं लिया गया, उसके बारे में शिवशंकर मेनन और एम के नारायणन और बाकी लोग जो उस फैसलों में शामिल थे, उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। Was UPA 1 and UPA 2 weak against fight against terror? नहीं, मेरा ये नहीं मानना है कि कोई भी भारत की सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के में उनमें दृढ़ निश्चय नहीं था। हाँ, हर सरकार की जो अप्रोच थी, चाहे वो पिछली एनडीए भाजपा की सरकार हो, यूपीए की सरकारें हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें हो, उनका जो अप्रोच है वो अलग अलग हो सकता है, पर आतंकवाद से निपटने के लिए जो दृढ़ निश्चय भारत को दिखाना चाहिए था, वो हर सरकार ने जिसने इस मंसूबे से निपटा है दिखाने की कोशिश की। Despite 26/11 not being responded to, but should there be dialogue with Pakistan? देखिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ जब तक वो आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं करती, किसी बातचीत का कोई फायदा नहीं निकलने वाला। मणिशंकर अय्यर से जरा आप बात कर लें ऑफलाइन। Who first told you that you were part of the all party delegation? Who first told me? Who called you? How did you get? वह किरण रिजिजू ने फ़ोन किया था। Okay. किरण रिजिजू ने फ़ोन किया था, सुबह का समय था, उन्होंने रात में भी फ़ोन किया था। मैं जल्दी सो जाता हूँ, कॉल मिस हो गई थी, तो अगले दिन सुबह उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डेलीगेशन जा रहे हैं। और मैंने किरण रिजिजू से कहा था, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई आप हमारी पार्टी से भी बात कर लीजिए। लेकिन आपने ऑन बोर्ड होना सही समझा? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि सरकार एक राजनीतिक परिकल्पना है, भारत एक भौगोलिक वास्तविकता है। जब भारत के ऊपर हमला होता है या भारत के दामन के ऊपर कोई हाथ डालता है, तो एक भारतीय होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं जो भी कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। और मैंने अपनी जो जिम्मेवारी है इन कूटनीतिक जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनमें जाकर उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। जयराम रमेश और चिदम्बरम, हु इज द बेटर चाइना गुरु? देखिए, ये आप आउट ऑफ कोर्स है। ये आप जयराम जी को बुला लीजिए, चिदम्बरम जी को बुला लीजिए, बिठा लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। 2008 कांग्रेस MOU विद चाइना, गलती और आप फिर कहोगे कि आप लंबा जवाब दे रहे हैं। आप ये हर राजनीतिक दल से जाके पूछिए कि ये जो बायलैटरल MOUs हैं किसने कितने कितने देशों के साथ साइन किए हैं। अगर आप इस सवाल का सही जवाब चाहते हैं, भारत में जो 6 नेशनल पार्टीज़ हैं उनसे जाके पूछिए कि अपनी पूरी लिस्ट कि किस किस राजनीतिक पार्टी ने किस किस और राजनीतिक पार्टी के साथ ऐसे बायलैटरल MOU साइन किए हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, इज द नेम डिवाइसिव और यूनाइटिंग? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी था। पाकिस्तान से जो आतंकी आ रहे हैं उनको नास्ते नाबूद करना ज़रूरी था। अब ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि किसी ऑपरेशन का वो क्या नाम रखते हैं। आपको क्या लगता है ये डिवाइसिव नाम है? मेरे को कोई नाम किसी ऑपरेशन का डिविजिव नहीं लगता, क्योंकि मैं नाम को नहीं देखता, मैं कार्रवाई को देखता हूँ। Talks and terror should not go hand in hand. Do you agree? Is India a dead economy? देखिए, जहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें समस्याएं हैं। आपके जो असमानताएं हैं, हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ी चुनौती है, बेरोज़गारी बहुत बड़ी चुनौती है। वो समस्याएं अपनी जगह हैं, पर जहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था का फैलाव है, वो फैलाव तो बढ़ ही रहा है।
Describe Trump. Well, Mr. Trump is unrolling the entire strategic architecture which the US has very assiduously created from 1945 onwards, since the end of the Second World War. Mr. Trump will go one day, as is the democratic norm, but the United States of America will have to carry the implications of the Trump presidency for a long time. Narendra Modi. वो भारत के प्रधानमंत्री, What do you think of him? ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको जनता ने चुना है. मेरी राय या किसी और की राय उसमें कोई महत्व नहीं पर आप रखती. एक सांसद हैं, आपकी कोई तो राय होगी. नहीं, मेरी ये राय है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जो भी भारत का प्रधानमंत्री ये है, तो फैक्ट है. हाँ, ये फैक्ट है. वो भारत मैं के राय पूछ रही नहीं, देखिए, फैक्ट के ऊपर राय नहीं होती, ओपिनियन होती है. फैक्ट उनके होती है. व्यक्तित्व पर आपकी क्या राय है? कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको लोगों ने चुना है, और जो भारत का प्रधानमंत्री है वो एक वास्तविकता है. राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं. एंड आपकी उन पे राय? मैं आपको कह रहा हूं कि वो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं. जिस संसदीय दल का मैं सदस्य हूं, उसके वो नेता हैं. ये वास्तविकता है. कितना बच रहे हैं आप? ये अरे, कौन सा सुरक्षा कवच चाहिए कांग्रेस में रहने के लिए? अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में वास्तविकता की बात करता हूं तो ऐसी टिप्पणी नहीं आती है. अगर श्री राहुल गांधी के बारे में ऐसी वास्तविकता की बात करता हूं तो आपकी तरफ से टिप्पणी आ जाती है. नहीं, मैंने टिप्पणी तो नरेंद्र मोदी पे भी की थी. बी ट्रू टू द मीडिया वंस इन अ वाइल, इफ नॉट एवरी डे एंड ऑन एवरी क्वेश्चन. हाईकमांड कांग्रेस पार्टी का है कौन? हाईकमांड कांग्रेस पार्टी का है कौन? मतलब ये हाई कमांड, मैं तो अब मतलब 40-45 साल में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये राजनीतिक पार्टी है कि ये फौज है. ये आप लोगों ने अजीब ही परिभाषा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को कोट कर रही हूं, जिन्होंने कहा कि कर्नाटका में वो जो म्यूजिकल चेयर्स हैं, सिद्धारमैया वर्सेस डी.के. शिव कुमार, उन्होंने कहा कि ये हाईकमांड तय करेगा. तो क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड नहीं? देखिए, मैं ये जो शब्दावली है हाईकमांड की, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सीपीआई सीपीएम की हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं. कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं. तो इसलिए वास्तविकताओं के आधार पर बातचीत करनी चाहिए. ये जो एक मेटाफोरिकल हाईकमांड मीडिया ने या लोगों ने बना रखा है, मीडिया ने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का ही है. तो बीजेपी के हाईकमांड की भी तो आप बात करते हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दिन बीजेपी की हाईकमांड की बात करेगी, मैं ये सवाल पूछ लूंगी. नहीं, पर तो बीजेपी वाले भी तो बीजेपी हाईकमांड की बात करते हैं. हाँ, तो आप बीजेपी से हैं? नहीं, तो मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ सकती. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारी शब्दावली है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो अलंकार है, हाईकमांड एक फौजी टर्मिनोलॉजी है. जब फौजें लड़ने जाती हैं, जब मिलिट्रीज लड़ने जाती हैं, तो उसमें एक हाईकमांड होती है. और कांग्रेस पार्टी तो फौजी पार्टी हो नहीं सकती, इतनी इनडिसिप्लिन. नहीं, और जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में संगठन होते हैं, संगठन के कोई मुखिया होते हैं, कोई महासचिव होते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ मनीष तिवारी जी, आपका ये जो नपा तुला जवाब है आपको प्रोटेक्ट करे, आपके लिए सुरक्षा कवच बना रहे. ऐसा है दविका जी, मुझे किसी किस्म का सुरक्षा कवच की ज़रूरत नहीं है. पर हाँ, इतने सालों में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है और भारत को प्रगति करनी है, एंड इंडिया हैज़ टू पंच टू इट्स ट्रू पोटेंशियल, दिस he said she said, which has the staple of our political discourse, has to stop. It has to be a serious political debate, and therefore in the penchant of sensationalism or for sensationalism, we end up sacrificing our national interest. That is my worry. Manish Tiwari, I couldn't agree with you more. And the fact, of course, you're a true blue Punjabi just like me, the fact that you're fearless,
actually warms our hearts because पंजाबी कभी डर नहीं सकते ऐसा कहा जाता है. This is not a comment on other regions of this country. ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ. रब देखेगा. Thank you so much and it's been a pleasure. Absolutely. After a long time, I hope I'm not boycotted more by the Congress party and I hope Well, I neither can't are say you. about the Congress party, but you're not boycotted by me. That's because we both have our hearts beating for the country and we do what we do for the country. Thank you very much, Manish.